सहेलियों को मंजू द्विवेदी और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हालचाल मंजू जी? बस एकदम बढ़िया, बिल्कुल मजे में हैं और थोड़ी धूप थोड़ी बरसात का आनंद ले रहे हैं और विविध भारती के साथ गीतों का आनंद तो हम ले ही रहे हैं। साथ ही हम सोच रहे हैं कि अब जो ये बारिश के दिन चल रहे हैं या और भी बारिश जब आएगी तो कुछ पौष्टिक नाश्ते बनाए जाए ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। अभी जब आप यहाँ पे स्टूडियो में थी और जब मैं घर से आई तो इतनी झमाझम बारिश हो रही थी तो मैंने कहा देखो बाहर झमाझम बारिश है और अंदर सुरीली बरसात हो रही है। संगीत की बरसात, सुरूर की बरसात, गीतों की बरसात हो रही है ना। तो आज के विषय के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनमथ नाथ गुप्ता की हम बात करेंगे जी। साथ ही एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि बच्चों का बढ़ता वजन एक गंभीर समस्या। यानी पुराने जमाने में हम देखते थे कि बच्चे ऐसे मोटे दिखते ही नहीं थे ना, कि दुबले पतले हंसते खिलखिलाते तंदुरुस्त बच्चे दिखते थे। पर आजकल जो है मैदानी गेम से दूर हो गए हैं, मैदानी खेलों से दूर हो गए हैं, फिर खाने में भी जो है जंक फूड ले रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। तो बच्चों का बढ़ता वजन एक गंभीर समस्या, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, ये जो समस्या है बड़ी गंभीर समस्या है। इसी के साथ एक और बात है जो सामाजिक मुद्दा है, वो है प्रेम विवाह का, कि इसमें अभिभावकों की सहमति होती है या नाराजगी होती है। ये जो बात है ये हर परिवार के लिए अलग तरह से लागू होती है, कोई परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल। तो ये भी एक मुद्दा है जो कि जिस पर सामाजिक तौर पर बात की जा सकती है कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन परिस्थितियों में प्रेम विवाह ठीक होता है और किन परिस्थितियों में प्रेम विवाह ठीक नहीं है। तो ये एक बात होगी। इसके अलावा पौष्टिक नाश्तों की बात तो हम कर ही चुके हैं। तो आप कौन सा ऐसा नाश्ता बनाती है जिसके बारे में आप ये सोचती हैं कि ये नाश्ता खा करके मेरे परिवार के लोगों की सेहत अच्छी बनी रहेगी, उनमें मोटापा नहीं आएगा और उनको पूरा पोषण मिलेगा? अगर तो वो लिख कर भेजिए। हाँ, आपके पास ऐसी कोई रेसिपी हो तो हमें लिख करके जरूर बताइए। और हम गाना मंजिल फिल्म का ये गाना हमने सुन लिया। सावन तो वैसे अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ रिमझिम बारिश जरूर हो रही है, लेकिन कहीं हो रही है कहीं सूखा भी है। तो जहाँ हो रही है वहाँ अच्छी बात है, और जहाँ सूखा है, अभी जहाँ बारिश का लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हमारी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि भाई जहाँ बारिश नहीं है वहाँ थोड़ी बारिश हो जाए, सबको ये रिमझिम फुहारे भिगोए और सब इसका आनंद ले। और कहीं कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा भी हो रही है, तो संतुलन में होना चाहिए ना। तो बिल्कुल ये संतुलन। और जैसे आपने बारिश की बात कही तो हमने हमारे श्रोताओं को कहा था कि भाई पौष्टिक नाश्ते लिखकर भेजिए। तो हमारे साथी ने प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े लिखकर भेजे। तो बारिश का मौसम है पर हमें ठीक है पकोड़े खाना भी जरूरी है, पर बिल्कुल हमें सीमित मात्रा में खाना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि पौष्टिक नाश्ते ले ताकि जो है हम स्वस्थ तंदुरुस्त रहे और बीमारियां जो होती है बारिश में उसका डटकर मुकाबला कर सके। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनमथ नाथ गुप्ता की। आपका जन्म 7 फरवरी 1908 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मात्र 13 वर्ष की उम्र से ही आपने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और वर्ष 1921 में वे बनारस के गडोलिया क्षेत्र में पर्चे बांट रहे थे, जिनमें बनारस के महाराजा द्वारा एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह के बहिष्कार का लोगों से आह्वान किया गया था। पुलिस आई तो वे भागे नहीं बल्कि उन्होंने उसका डटकर मुकाबला किया। हाँ, वे पकड़े गए और 3 महीने की कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई। जेल में उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गई। आगे चलकर मनमथ नाथ गुप्ता हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए, जो एक युवा क्रांतिकारियों का समूह था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ फेंकना था। आगे चल के 9 अगस्त 1925 को मनमथ नाथ गुप्ता सहित बहुत सारे क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा। गोलीबारी में कुछ लोग मारे भी गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा आपको गिरफ्तार कर लिया गया। किशोर होने के कारण आपको मृत्युदंड नहीं दिया गया बल्कि 14 वर्ष की कठोर कारावास की शिक्षा सुनाई गई।
जेल से छूटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। वर्ष 1939 यानी कि 1939 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर कुछ समय के लिए अंडमान के सेल्युलर जेल में भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने आगे चल के विपुल लेखन किया। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लगभग 120 पुस्तकें लिखी। उन किताबों में उन्होंने क्रांतिकारियों के जीवन का वर्णन किया। देश की आज़ादी के बाद वे भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी शामिल हुए। बिल्कुल, और वे अपने जीवन की तो एक गंभीर विषय है कि बच्चों में बढ़ता मोटापा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या उपाय किया जाए या इसके कारण क्या है, इन सब बातों के मद्देनजर जो है हमने ये विषय लिया है। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिख भेजी है। लिखते हैं कि बच्चों में मोटापा, कुपोषण, पढ़ाई का बढ़ता बोझ और व्यवहार संबंधी समस्याएं, ये सभी बच्चों के विकास से जुड़ा गंभीर मामला है। ये समस्याएं बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। बच्चों में मोटापा एक गंभीर समस्या है जो हृदय रोग, मधुमेह और जोड़ों के दर्द जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। बच्चों पर पढ़ाई का बहुत अधिक दबाव उन्हें तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ले जा सकता है। माता पिता, शिक्षकों और समस्याओं के बारे में जागरूक होना चाहिए। खान पान का सुधार होना चाहिए। पैकेज, जंक फूड, शारीरिक श्रम, खेलकूद, इन सब पर ध्यान देना है और डिजिटल गैजेट से दूरी बनाना है। बहुत सही बात लिखी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि बचपन में मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें जीवन के शुरुआती दौर में शरीर में अतिरिक्त वसा होना शामिल है। अतिरिक्त वजन अक्सर बच्चों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की ओर ले जाता है। बचपन में मोटापा कम आत्मसम्मान और अवसाद का कारण भी बन सकता है। और एक साथी ने यह भी लिखा है कि बच्चों के बढ़ते वजन का मुख्य कारण शारीरिक गतिविधि का ना के बराबर होना है। खाने पीने की सही आदतों का ना होना, खाने में जंक फूड का शामिल होना, ये सब बातें हैं जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। और हमारे एक साथी ने ये मोटापा रोकने के उपाय लिखकर भेजे हैं कि बच्चों को फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करें। शारीरिक गतिविधियां, बच्चों को खेल कूद, नृत्य या अन्य शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। स्क्रीन टाइम को सीमित करें। बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करें और उन्हें बाहरी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही एक बहुत ज़रूरी बात है पर्याप्त नींद। बच्चों को पर्याप्त नींद लेने में मदद करें। माता पिता की भूमिका, माता पिता को स्वस्थ भोजन और जीवन शैली की आदतों को अपनाना चाहिए और बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य जांच, नियमित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी करवाएं। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना मंजू जी की घर में भी सादा ही खाना बनता है ना, अच्छा खाना बनता है, पर ज्यादा जंक फूड नहीं खाते हैं, मैदानी खेल भी खेलते हैं, उसके बाद भी अगर बच्चे में मोटापा है तो उसमें थायराइड हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान ना दे, टाल दे, उनकी जांच करवाना बहुत जरूरी है। अगर जल्दी से पता चल जाए तो उसका बहुत जल्दी उसमें हम निराकरण करके दवाइयों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और हमारे साथी ने कुछ इसी तरह की बात लिखी कि माता पिता के लिए महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों के वजन को लेकर जागरूक रहें, स्वस्थ आदतों को उनमें डालें और यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर से सलाह लें और बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद करें। कुल मिला के बातें सब वही की वही है कि जो बच्चे हैं, अब देखिए वो तो समझदार नहीं होते हैं, उन्हें इन बातों की समझ नहीं होती है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन माता पिता उनके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण रख सकते हैं। अगर घर में बिल्कुल समय पर एक अच्छा भोजन बन रहा है जो कि पौष्टिक है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, तो बच्चे वही खाएंगे और बचपन से अगर वही खाएंगे तो उनमें वही आदतें भी पनपेगी। लेकिन अगर उन्हें भूख लगी है, समय पर भोजन नहीं मिल रहा है या उनके पसंद का भी नहीं मिल रहा है, कुछ हम ज्यादा ही अगर उसे ऐसा पौष्टिक बनाने के बारे में सोचते हैं लेकिन अगर उसमें स्वाद ना हो तो भी बच्चे सोचते हैं कि नहीं, ये नहीं खाना है। तो इन दोनों का एक अच्छा तालमेल होना बहुत जरूरी है। और जब समय पर बच्चे को भोजन मिलेगा और उनकी पसंद का भी होगा और थोड़ा टेस्टी भी होगा तो बच्चे घर का भोजन खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे। अब बाहर के खाने में आजकल
क्या मिलता है। बहुत तरीके के चिप्स मिलते हैं, पैकेज्ड फूड मिलते हैं, और उन सब में बहुत सारा वसा होता है, नमक होता है, मसाले होते हैं, और ये सब चीजें मोटापा बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। और भले ही वो बहुत स्वादिष्ट हो, पर वो बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और एक उदाहरण दूंगी मंजू जी कि बच्चे अगर नाराज हो गए तो मम्मी पापा उन्हें चॉकलेट ला कर देते हैं, पर इतनी बड़ी चॉकलेट होगी ना अपने हथेली भर के, तो पूरी चॉकलेट एक ही समय उन्हें दे दिया जाता है। फिर अगर उन्हें बोले कि नहीं उसमें के 2-3 ही टुकड़े अभी खाओ, फिर कल खाओ, परसों खाओ, अगर इस तरह से समझाए तो ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैट होता है। पूरी एक चॉकलेट, इतनी बड़ी चॉकलेट ला के दे देते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या समझता है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि यार हम सोचते हैं बच्चे हैं ना, पसंद है तो खाने दो, ज्यादा लाड़ प्यार भी इस मामले में ठीक नहीं है। हाँ, और पहले क्या होता था ना, बच्चे अच्छा खाते थे लेकिन साथ ही साथ बच्चों का व्यायाम भी हो जाता था। इतनी दौड़ लगाते थे, खेलते थे, कूदते थे, बाहर घूमते थे, अपने साथियों के साथ में धमा चौकड़ी चलती रहती थी, और इसकी वजह से जो खाया पिया था वो हजम हो जाता था, इसलिए मोटापा नहीं आता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, खाने को तो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में व्यायाम बिल्कुल नहीं हो रहा है। बच्चे खेलने के लिए बाहर नहीं जाते, दिन भर अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, नहीं तो अपना कंप्यूटर मुंह के सामने लिए हुए बैठे रहते हैं, और यही वजह है कि उनके अंदर जो एनर्जी है बस वो ऐसी की ऐसी स्टोर होती जा रही है, और ये भी एक मोटापे का कारण बन रही है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे समय समय पर खेले कूदे, उनका शारीरिक व्यायाम हो, थोड़ा उन्हें सुबह के समय में थोड़ा व्यायाम करने के लिए भी आप प्रोत्साहित करें। योग अगर आप खुद करते हैं तो अपने सामने बच्चे को बिठाएं, उन्हें सिखाएं, और अगर बचपन से ये आदत डाली जाएगी तो संभव है कि बच्चे करें। और मंजू जी ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनके साथ करें। अगर मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई खेलो, व्यायाम करो, ये करो, तो बच्चे सुनेंगे नहीं, कि बोलेंगे हाँ आपके हाथ में तो मोबाइल है और हमें कह रहे हैं कि सिर्फ योग कीजिए। तो बच्चों के साथ खुद भी व्यायाम कीजिए, ताकि आपका देखा सीखी बच्चे भी व्यायाम करके फिट रह सकते हैं। देखिए, माता पिता ही तो बच्चों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। हम बच्चों को अगर हम कोई काम हम खुद नहीं कर रहे हैं तो हम बच्चों को कैसे कहेंगे कि आप ये काम करिए और करना ही पड़ेगा, और वो क्यों हमारी बात मानेंगे अगर उन्होंने देखा ही नहीं है। तो इसके लिए हमें खुद एक अच्छा उदाहरण बनना पड़ता है उनके सामने। अगर हम करेंगे तो हमें देखते हुए वो अपने आप सीख जाएंगे, उतना नहीं तो कम से कम थोड़ा तो कर ही लेंगे। तो ये उदाहरण हमें खुद प्रस्तुत करना है। इसके अलावा आजकल एक अनियमित दिनचर्या बहुत देखी जा रही है बच्चों में। रात को देर रात तक जागते रहते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते रहते हैं, फोन पर चिपके रहते हैं, या फिर मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता है, यहाँ से मैसेज किया, वहां से आया, बातचीत चल रही है। और इसकी वजह से देर तक जागने की वजह से और सुबह फिर देर तक सोए रहते हैं, ये जो एक अनियमित दिनचर्या है ये भी मोटापे का एक कारण बन रही है। बहुत बहुत ही ये ज्वलंत है कारण। और साथ ही मंजू जी एक और बात है ना कि परिवार में अगर खेल खेल का वातावरण होगा कि चलो हम म्यूजिक लगाते हैं और सब मिलके डांस करेंगे, तो वो एक हमारे परिवार के बीच में एक बॉन्डिंग भी बढ़ता है और उसमें व्यायाम भी हो जाता है। चलो नहीं तो बस बच्चों के पीछे पढ़ाई करो ऐसे बोल के बच्चे भी पेरेंट्स से दूर भागते हैं। तो अगर हम इस तरह से हेल्दी वातावरण क्रिएट करें कि भाई म्यूजिक लग रहा है, डांस कर रहे हैं, चलो हम पकड़ रहे हैं, इस तरह से, तो उसमें वजन भी कम होगा, एक बॉन्डिंग भी हो जाएगी और स्वस्थ जीवन हो जाएगा, पूरी फैमिली ही एक आदर्श परिवार हो जाएगा। बिल्कुल। पढ़ाई का आजकल हमने देखा है कि बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर बोझ भी है ना, प्रेशर। हाँ, प्रेशर है। कई बार तो जो जैसे थोड़ी उम्र के जो बच्चे होते हैं तो माता पिता का एक घर के अंदर एक ऐसा वातावरण बन जाता है, नहीं तुमको 90% से ऊपर तो लाना ही है, अगर नहीं लाए तो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुमको यही पढ़ाई करनी है, वही पढ़ाई करनी है। इस तरह का एक प्रेशर भी रहता है, और बहुत सारी ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर भी जब हो जाता है तो ये भी एक कारण हो जाता है कि बच्चे कुछ डरे सहमे से रहने लग जाते हैं, या फिर उनके दिमाग पर उस चीज का असर होने लग जाता है, और ये भी एक कारण बन जाता है उनके मोटापे का, क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं अब हमें कुछ नहीं करना, बस किताब पढ़े या ना पढ़े, लेकिन माता पिता को दिखाना तो है हमें कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, और इस चक्कर में भी वो बैठे रहते हैं किताबें सामने लेकर, और बैठे बैठे भूख तो लगती है।
फिर बैठे बैठे खाते रहे कि इस बगल में रखे चिप्स का पैकेट है, खा रहे हैं, देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। मम्मी को भी लगता है कि चलो ठीक है, पढ़ तो रहा है ना, कुछ तो खा रहा है तो खाने दो बच्चों को। ऐसा नहीं है, ये सब चीजों का जो है तालमेल रहे ना तो हमारी जिंदगी बहुत सुंदर होती है। चलिए, संगीत की भूख भी जो है ना एक वो हमें बहुत संतुष्ट करती है। एक गीत सुन लेते हैं, फिर इस विषय पर और बात। ये गाना हमने सुना सोनाली, और बड़ी मासूमियत के साथ सब बच्चे एक साथ मिल करके कैसे खेलते हैं, और यही खेल कूद जो है बच्चों के विकास का कारण बनता है, और मोटापा कंट्रोल में रहता है, यानी आता नहीं है मोटापा। लेकिन एक और कारण है, आनुवंशिक कारण भी है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब हम शुरुआत से ही अगर हम योग प्राणायाम वगैरह करते हैं ना, तो अगर आनुवंशिक कोई समस्या होती भी है तो उसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर ऐसे परिवार में कोई समस्या है तो बच्चों को शुरू से ही आप योग प्राणायाम के लिए जो है उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि अगर जो समस्या आ सकती है उनमें भविष्य में या है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक और बात यहाँ कहना चाहते हैं कि जब हम पौष्टिक बच्चों को भोजन देने की बात करते हैं तो कई माता पिता सोचते हैं हमारा बच्चा जूस पिएगा, फलों का जूस पिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन वो जूस जो है वो फ्रेश जूस नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे पैकेट वाले, तो उन्हें फल का जूस आप खुद निकाल कर दें, या फिर पूरा का पूरा फल ही खाने के लिए। फल खाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम फल खाते हैं तो हम चबा चबा के खाते हैं, तो हमारी लार जो होती है उसमें के पाचक गुण भी उसमें शामिल होते हैं और वो बहुत जल्दी पच जाता है। और देखिए ना कि जब हम जूस पियेंगे ना, एक ग्लास जूस पियेंगे, उसमें 3 से 4 संतरे होंगे। अगर एट ए टाइम हम 3 से 4 संतरे खाएंगे तो हमें ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए अगर हम संतरा खाएंगे तो एक ही खा सकते हैं, पर जूस पियेंगे तो 4-5 फल चले जाएंगे, तो पचने में भी बहुत भारी हो सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं कि भाई, और फिर ऐसा नहीं है कि पौष्टिक है तो टेस्टलेस है, उसको हम टेस्टी भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पौष्टिक खाना है तो बिना तेल घी का है, उसे बहुत अच्छा सा हम स्वादिष्ट बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि तला भुना खाना है वही स्वादिष्ट होगा। यानी थोड़ा सतर्क रहें और थोड़ा सा आपका ज्ञान जो है वो चारों तरफ नजर बना करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें, तो इन सब बातों का ख्याल रखा जा सकता है। अब हमें एक बात का ख्याल रखना है कि समय हो चला है एक ब्रेक का। अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हो चुके हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली, और अगला जो विषय है वो है प्रेम विवाह, अभिभावकों की सहमति या नाराजगी। हमारा जो भारतीय समाज है ना, इसमें विवाह में न केवल 2 व्यक्तियों का बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। हमारे यहाँ आज भी अभिभावकों द्वारा तय किए गए विवाह ज्यादा मान्यता प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी जो समय बदल रहा है तो इस बदलते समय में प्रेम विवाह का प्रचलन भी बढ़ा है, और अब मान्यता भी इन्हें मिलने लगी। परिवार भी सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे खुश हैं तो कोई बात नहीं, कर ले अपनी मर्जी से। ऐसा भी है। वैसे मंजू जी, प्रेम विवाह में कभी कभी अभिभावक खुशी खुशी सहमति दे देते हैं, और कभी कभी प्रेम विवाह उनकी नाराजगी का भी कारण बन जाते हैं। अगर माता पिता की नाराजगी की बात की जाए तो उन्हें लगता है कि ये जो निर्णय ले रहे हैं बच्चे, इससे उन्हें बाद में पछतावा ना लेना पड़े, है ना। यानी उन्हें डर लगता है कि भाई ये शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं तो आगे जाके इन्हें, इसके पीछे अभिभावकों को थोड़ा डर ही रहता है। उनका
उनके मन में अपने बच्चों के प्रति प्यार रहता है, इसके कारण भी डरते हैं वे। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर जैसे विभिन्न परिवेश के जो है बच्चे अगर वो शादी करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा उन्हें दिक्कत आएगी, कैसे वो सामंजस्य बिठाएंगे। इसका जो खान पान रहन सहन, इसका वातावरण बिल्कुल अलग है, उसका अलग है। तो जब साथ में रहते हैं तो इन चीजों में सामंजस्य कैसे स्थापित होगा, इस बात का डर उन्हें बना रहता है। इसके लिए वो कहते हैं कि नहीं, प्रेम विवाह नहीं करो, बल्कि हम आप अपने हिसाब से जो कुछ ठीक होगा ऐसा एक परिवार हम ढूंढेंगे, ऐसा एक लड़का या लड़की ढूंढेंगे और उनसे विवाह करें। क्योंकि प्रेम विवाह में जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परंपराएं, ऐसी अन्य बातें बहुत ज्यादा मायने रखती है जो अभिभावकों के नाराजगी का कारण होती है। ये सब विषय उनके साथ आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पर कभी कभी परिस्थिति भी निर्भर करती है ना मंजू जी, कि अगर वर वधू जो है एक बड़ी उम्र की, यानी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, उनकी नौकरी कर रहे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है, स्वावलंबी है, तब अभिभावक सोचते हैं कि दोनों अपना अच्छा बुरा भली भांति जानते हैं और ये समझदार हो चुके हैं, तो वे फिर आसानी से सहमति भी दे देते कि चलो ठीक है, तुमने एक दूसरे के स्वभाव को परख लिया है, एक दूसरे को जान पहचान लिया है, तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। हाँ, और आजकल बच्चे जो है एक उम्र के बाद ही शादी करते। पहले की बात और थी कि 20 साल 21 साल में शादी हो जाती थी, तब इतने समझदार नहीं हुआ करते थे बच्चे। लेकिन आजकल बच्चे भी 18, 19, 20 साल में शादी नहीं करते। अभी बच्चे 25 साल की उम्र के बाद ही शादी सोचते हैं। बिल्कुल, तब तक उनकी पढ़ाई हो चुकी होती है, वो करियर में अपने आप को स्थापित कर चुके होते हैं और उसके बाद वो शादी के बारे में सोचते हैं। फिर वो एक साथी अगर उन्हें मिल जाता है तो वो सोचते हैं कि हाँ, ये जो है मेरा साथी है या मेरे साथ काम करता है, मेरे साथ पढ़ाई की हुई है और शायद ये साथी मेरे लायक है और इससे अगर मैं शादी करूंगा, विवाह करूंगा या करूंगी तो मेरे लिए ठीक होगा, ऐसा वो सोचते हैं। और ये बात कई बार ठीक भी होती है, ऐसी कोई इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है, लेकिन कई बार उनके निर्णय शायद गलत भी हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना मंजू जी कि जो वर वधू यानी जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो अगर कम उम्र के हैं, शिक्षा ले रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दोनों में परिपक्वता की कमी है और ये सिर्फ एक आकर्षण है, तब अभिभावक थोड़े नाराज हो जाते हैं और अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। तब कहते हैं कि नहीं भाई, तुम पहले अपने अच्छे से पढ़ाई कर लो, करियर में सेट कर लो, नौकरी कर लो और उसके बाद में निर्णय लो। उस वक्त माता पिता नाराज हो जाते कि भाई ये उम्र नहीं है तुम्हारी। ऐसा होता है, कई बार होता है। बिल्कुल होता क्या है कि माता पिता अपने बच्चों के भविष्य में, उनके सुख दुख, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित रहते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि विवाह ऐसा हो जिसमें दोनों परिवारों का मान सम्मान बना रहे। कई बार नाराजगी भावनात्मक कारणों से होती, तो कई बार सामाजिक दबाव भी होता है कि लोग क्या कहेंगे, और ये भी कारण बनता है कि वो प्रेम विवाह के लिए मना करते हैं। और इसके अलावा ये बहुत ही संजीदा विषय है और इसमें आपसी संवाद और समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। युवाओं को भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अभिभावकों से वो बातचीत करें, उनके विचार सुने और फिर ही कोई निर्णय लें। और इसके अलावा क्या होना चाहिए बताओ? इसके अलावा तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं मंजू जी कि हम बात करें तो पूरे हम 2-3 घंटे इसी विषय पर बात कर सकते हैं, पर एक गाना सुन ले। बिल्कुल, और हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिखी है तो वो भी हम पढ़ के सुन। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रत गुहा है और मैं पूना महाराष्ट्र में रहता हूँ। प्रोफेशन रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। दादी जी के पास एक पुरानी रेडियो हुआ करती थी और वो वाल्व वाला रेडियो था, और वो मॉर्निंग में जब रेडियो ऑन करती थी तो आकाशवाणी का जो वो सिग्नेचर ट्यून वो बजता था और वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ता था और उसी से एक रेडियो सुनने का एक चस्का लगा। सवेरे 5:53 से जब पुणे विविध भारती स्टेशन का ओपनिंग होता है, फिर वंदनवार, फिर आपके भूले बिसरे गीत, फिर हम है राही प्यार के सारा प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ। दोपहर में सखी सहेली, हेलो फरमाइश हुआ या हेलो सहेली हुआ या आज के मेहमान हुआ। जिसके भी साथ विवाह करें तो ऐसा जीवन साथी अपने लिए चुने कि जिसके बारे में आपको ये लगता है कि नहीं, ये जीवन साथी मेरे लिए सबसे सही है, ये मेरी बातों को समझ सकता है, हम एक दूसरे के
आपके विचारों से सहमत है और एक दूसरे के साथ सुखी रहेंगे। अगर ऐसा जीवन साथी आपको मिलता है तो चाहे ये प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे एक साथी लिखते हैं, प्रेम विवाह किसी की नाराजगी हो, माता पिता, परिवार, समाज, पहले आप खुद अपने मन को तौले, क्या हम दोनों एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? क्योंकि 1-2 घंटे पार्क में और कॉफी टेबल पर मिलना और साथ रहकर जिंदगी जीना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। विवाह सिर्फ 2 परिवारों, 2 लोगों का मिलन नहीं होता, एक जिम्मेदारी, समर्पण और एक विश्वास है। एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान का भी साथ होता है जो दोनों को मिलकर निभाना होता है, चाहे वो प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि प्रेम विवाह सही या गलत, अभिभावकों की सहमति या नाराजगी, ये विवाद का विषय है। हम इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि ये बात व्यक्ति की परिस्थितियों, मूल्यों और मान्यताओं पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए प्रेम विवाह स्वतंत्रता, सम्मान और खुशी का प्रतीक है, वहीं कुछ लोगों के लिए सामाजिक चुनौतियों, पारिवारिक दबाव का कारण बन सकता है। प्रेम विवाह में स्त्री और पुरुष प्रेम एक दूसरे के साथ लगाव से प्रेम होता है। उसी तरह अगर उन दोनों के परिवारों के बीच सहमति के साथ प्रेम भरा माहौल बन जाए तब सोने पे सुहागा बन सकता है। अगर दोनों जो है इससे सहमत हो जाए तो ये संभावनाएं थोड़ी कम होती है, लेकिन जरूरी है। हमारे एक साथी लिखते हैं, प्रेम विवाह आजकल माता पिता की सहमति से ही होता है। वो माता पिता बहुत समझदार होते हैं जो बच्चों की पसंद को अपनी पसंद मान लेते हैं और परिवार की सहमति से विवाह संपन्न होता है। अगर माता पिता की सीख अच्छी होती है तो बच्चे भी जीवन साथी पसंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे वही पसंद करते हैं जो उनके माता पिता को पसंद आ सके और अपने समकक्ष पसंद करते हैं, जिससे परिवार को कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि प्रेम विवाह अब पहले की तरह मुश्किल नहीं रहा। पहले के पेरेंट्स को प्रेम विवाह में आपत्ति होती थी, पर अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई। अब तो ज्यादातर बच्चे अपनी पसंद से ही शादी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब रोकने टोकने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिवार चाहे या न चाहे बच्चे अपनी पसंद से शादी करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप भी खुशी खुशी विवाह के लिए राजी हो जाएं। मेरी सहेली के बेटे ने अपनी पसंद बताई तो उसके घर के लोगों ने मना कर दिया और फिर किसी तरह से शादी हो पाई। तो ये अलग अलग परिस्थितियां होती हैं जिन पर ये बातें निर्भर करती है। लेकिन अभी की परिस्थिति ये है कि हमें एक गीत सुनना है कि जब बात हो तो कुछ पौष्टिक नाश्ते ऐसे होते हैं ना जो पोषण के साथ साथ स्वादिष्ट भी इतने होते हैं कि हमें उनसे भी प्यार हो जाता है। हमने श्रोताओं से कहा था कि भाई आप अगर कोई ऐसे नाश्ते बनाते हो जो पौष्टिक भी हो, स्वादिष्ट भी हो, उसमें कुछ लोगों ने हमें लिख करके भेजा। एक चुकंदर का चीला किस तरह से बनाया जाए इसकी रेसिपी लिख करके भेजी हमारे साथियों ने कि सूजी, बीटरूट, दही, नमक, अजवाइन, हरी मिर्च, बारीक कटी धनिया की पत्ती, ये इसके लिए सामग्री चाहिए। चुकंदर को घिस कर सूजी, दही और अन्य सामग्री, नमक, अजवाइन, मिर्च, इन सभी चीजों को मिलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद नॉन स्टिक में थोड़ा सा घी या मक्खन लगाकर या तेल लगाकर इनका चीला बना ले। धीमी आंच पर सेकें। ये ऊपर से कुरकुरा होता है, बेहद अंदर से बेहद सॉफ्ट होता है, पौष्टिक और सुपाच्य चीला ये तैयार है। जो चुकंदर नहीं खाना चाहते हैं वो भी इसे स्वाद देकर खाएंगे। बड़ा प्यारा कलर आता है इसका। मूंगफली की चटनी, सॉस या तिल की चटनी के साथ भी इसका आनंद ले सकते हैं। क्या बात है। एक हमारे साथी ने पौष्टिक नाश्ता, यानी रात को एक बाउल में 1 मुट्ठी चना, हरी मूंग, काबुली चना, मूंगफली के दाने और थोड़े बादाम भिगो दें। सुबह इन्हें पानी से निकालकर अच्छी तरह धो ले। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा पानी, हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालकर धीमी आंच पर ढककर उसे पकाए। टमाटर, प्याज, नींबू का रस और चाट मसाला डालकर खाए। हाँ। और ये जो है ना मिश्रण, ये जो इन्होंने बताया, इसी को अगर अलग तरह से खाना है ना तो इसी को मिक्सी में से चला के उसका भी चीला बना के हम खा सकते हैं। हाँ। वो भी बहुत स्वादिष्ट होगा। वही मैंने पहले कहा ना मंजू जी कि जरूरी नहीं है कि बहुत उबला हो या ऐसा हो, वो स्वादिष्ट हो सकता है, बस उसे हमें टेस्टी बनाना हमारे हाथ में होता है। बिल्कुल। और ये जो इन्होंने स्प्राउट की बात की, बहुत तरीके के, जैसे कि मूंग हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, इन सबको हम स्प्राउट कर दें और मूंगफली के दाने को भी अच्छी तरह से गला करके एक उबाल ले लें उसमें। उसके बाद जब ये सारी चीजें तैयार हो जाए तो उसमें आप थोड़ा सा दही डाल दीजिए, थोड़े मसाले डाल दीजिए और ऊपर से एक बारीक सेव थोड़ी सी बुरका लीजिए, टमाटर, प्याज, ककड़ी, ये सब इमली की चटनी डाल दीजिए। देखिए ये सारी चीजें पौष्टिक भी हैं और इसके साथ साथ ये एक आपको जैसे चाट
बन जाएगी, एक बहुत स्वाद भी अच्छा देगा, स्वादिष्ट भी बनेगी और ये भी एक बहुत हेल्दी एक नाश्ता तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम चुकंदर की बात करते हैं। जैसे इन्होंने चुकंदर का चीला बनाने के लिए कहा है, तो ये तो खैर पौष्टिक है ही चुकंदर, तो इसका हम और भी कुछ बना सकते हैं। जैसे चुकंदर का सूप बनाया जा सकता है, एकदम लाल रंग का सूप होगा, लेकिन उसके साथ उसमें अगर आप मूंग की दाल भी थोड़ी डाल दें तो दाल और चुकंदर का ये जो मिश्रण होगा ये पोषण के लिहाज से बहुत ही एक शानदार एक कॉम्बिनेशन है और इसका आप सूप बनाकर पीजिए। तो जैसे वृद्ध लोग हैं, जो लोग ज्यादा चबा नहीं सकते या फिर जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ा सा वीक होता है, तो उनके लिए भी ये सूप बहुत ही कारगर होता है और अच्छा होता है। इसके अलावा चुकंदर को घिस करके आप आटे में मिला करके उसके पराठे बना सकते हैं। चुकंदर को घिस करके आलू के मसाले में मिला करके हम उसकी टिकिया भी बना सकते हैं, कटलेट जैसे, तो वो भी स्वादिष्ट लगते हैं। यानी अनेक उपयोग हो सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, सोचने की जरूरत है। और हम रसोई घर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला होती है, इसमें से हम बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे फ्रैंकी की बात चलिए, जैसे बच्चों को कुछ अलग तरह से दिया ना तो वो खुश हो जाते हैं कि 2-3 आटे मिक्स किए, जैसे कि चावल का आटा, गेहूं का आटा, जवार का आटा, बाजरे का आटा, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दिया, उन सबको गूंथ के अच्छे से उसमें अजवाइन, नमक, तिल सब डाल के उसकी रोटी बना के उसके अंदर सब्जी बना के उसे बीच में से रख दिया पूरी सब्जियों को। उसमें जो बच्चे नहीं खाते वो भी सब्जियां डाल दीजिए उसमें, और फिर उसमें थोड़ा सा पनीर कस करके डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, उसको ऊपर से फोल्ड कर दिया और तवे पे सेक लिया उसको घी से, तो जो फ्रैंकी तैयार हो जाएगी। बच्चे भी खुशी खुशी खा लेंगे। उसमें सारे आटे चले गए पेट में, उसके बाद में सब्जियां चली गई, तो पौष्टिक भी हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा दिखेगा और हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। और सोनाली, हमारी जो पारंपरिक जो हमारे व्यंजन है, मैंने ये बात नोटिस की है कि वो जो हमारे पारंपरिक व्यंजन है वो हमें बहुत पोषण देते हैं। और वो जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ के वातावरण को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं कि आप गर्म वातावरण में रहते हैं या ठंडे वातावरण में रहते हैं या कहाँ आप रहते हैं, वहाँ कौन सी चीज़ बहुतायत में उगती है और वहाँ उपयोग करने से किस तरह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, उस हिसाब से वो रेसिपीज बनाई गई है। तो उसका भी हमें उपयोग, पारंपरिक रेसिपी का भी हमें उपयोग करना चाहिए, या फिर उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा कुछ अलग करके और स्वादिष्ट बना करके उसका उपयोग अगर आप करेंगे तो ये पोषण के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी तुमने बहुत सारे आटे के बारे में बात की, महाराष्ट्र में भी एक ऐसी डिश बनती है ना, बहुत सारे आटे मिला लेते हैं और उसमें मसाले मिला देते हैं और फिर चाहे तो उसके अंदर थोड़ा सा ये जो चुकंदर है ये घिस करके मिला दे, थोड़ा सा गाजर घिस करके मिला दे और तवे के ऊपर उसको थाली पीठ कहते हैं। हाँ, उसे थाली पीठ कहते हैं। और वो भी थोड़ी कुरकुरी, बहुत स्वादिष्ट और स्वादिष्ट लगती है। और पोषण की तो बात ही क्या है, बस उसे बेलने की जरूरत नहीं है, उसे थोड़ा सा गीला भिगोते हैं, जैसे रोटी का गीले कपड़े के ऊपर थापते हैं उसे, और फिर कपड़े के सहित उठा के उसे तवे पे डालते हैं। फिर उसमें 5 ऐसे उंगली से ही होल कर देते हैं, छेद करके उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल के ढक के रखते हैं उसको, और फिर पलट देते हैं दोनों तरह से कुरकुरा करके। बहुत स्वादिष्ट लगता है वो। और हरी चटनी के साथ या फिर बटर के साथ में या फिर मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हम खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं ताकि उसका स्वाद भी बढ़ जाए, पोषण भी भरपूर मिले। तो यही मैं कह रही थी कि जो पारंपरिक जो व्यंजन है उन्हें भी हमें बढ़ावा देते हुए, उनका उपयोग करते हुए, उनके पोषण को भी हमें उपयोग लेना चाहिए। चलिए अभी गाना सोनाली, अब घड़ी ने हमें इशारा कर दिया है कि आज इस कार्यक्रम को हमें यहीं पर विराम देना है, तो अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और सोनाली पाठक का नमस्कार। की सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। जब शोर भरी दुनिया में विविध भारती हो आपकी संग, तो घुलता है सुकून का रंग। दिन में 11 बजे जब आप सुनते हैं रंग तरंग, गैर फिल्मी गजलें, गीत और कव्वालियों का सफर। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो,